नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 10 अप्रैल 2026 शुक्रवार, तिथि श्री मापनोती, तिथि है अष्टमी। अष्टमी तिथि एक जया तिथि है जिसका स्वभाव मंगल के अनुसार होता है, विजय दिलाती है और ग्रहों में कारकत्व जहाँ पे राहु कुंडली में होते हैं उसके अनुसार ये फल देती है। 1 से 15 के बीच में जो तिथियां होती हैं उसमें जो अष्टमी है वो मिड पॉइंट की सेंटर की तिथि है जो बीच में आती है। यहाँ से कर्मों में एक परिवर्तन शुरू होता है। इसीलिए जीवन में जो अष्टमी तिथि में पैदा हुए लोग होते हैं उनके जीवन में एक पर्टिकुलर समय के बाद उनका जीवन कंप्लीटली एक अलग दिशा में कदम लेकर एक पिछले से अगले जीवन का कोई भी तालमेल नहीं रह जाता। इस प्रकार का जीवन उनका होता है। अष्टमी तिथि जब होती है तो मिथुन और कन्या राशि दग्ध हो जाती है। मिथुन और कन्या राशि में यदि कोई वक्री प्लैनेट है तब तो उसका आपको राजयोग कारक हो जाएगा। अगर वक्री प्लैनेट नहीं है तो उसका भौतिक परिणाम आपको भौतिक सुख नहीं मिलेगा। अभी तक गुरु वक्री थे मिथुन में तो इसलिए अष्टमी तिथि बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब गुरु मार्गी है तो अष्टमी तिथि के दिन ये मिथुन और कन्या राशि बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। अर्थात मिथुन और कन्या द्विस्वभाव राशियां हैं, भीड़ भाड़ की जगह पे दुर्घटना होने का कुयोग बन सकता है। वैसे भी अष्टमी तिथि शुक्रवार के दिन अच्छा योग नहीं बनाती है। भारत आयुष्वर्धनम वार है शुक्रवार। जब शुक्रवार होता है, शुक्र मेष राशि में है। मेष राशि में शुक्र बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे, मगर आपको अपनी वेल्थ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग लगाने के पश्चात ही आपको निर्णय लेना पड़ेगा, तभी शुक्र संपदा आपको प्रदान करेंगे। शुक्र जब मेष में होते हैं तो ऐसे केसेस में स्त्रियों के साथ अपने संबंधों में अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जो लोग चंचल प्रवृत्ति के लोग हैं अपने संबंधों के विषय में उनके लिए ये समय काफी घातक हो सकता है। पुष्य में यदि कोई प्लैनेट है आपके तो शुक्रवार के दिन हम उस चार्ट को अगर देखें तो पुष्य में कोई प्लैनेट है तो उत्पात बनने की संभावना है। आश्लेषा में है तो मृत्यु योग कारक है। मघा में है तो कांड योग कारक है, मतलब आपको पूरी चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी। ये हर एक शुक्रवार के दिन एप्लीकेबल है। तो 1 से लेके 7 तक जो वार होते हैं हमारे सोमवार से शनिवार तक, हर वार पे जो नक्षत्र अच्छा योग बना रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि और जो योग उत्पाद मृत्यु कांड इत्यादि बना रहे हैं उन सब के विषय में आपको निरंतर जागरूकता रखनी पड़ेगी। अब आज के दिन शुक्रवार के दिन यदि रेवती में, अनुराधा में, अश्वनी में, पुनर्वसु में, श्रवण में कोई प्लैनेट है तो आपको ये सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा फल देगा। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब होता है तो उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा और हस्त भी एक्टिवेट हो जाता है, अर्थात इनमें बैठे प्लैनेट्स भी इक्वल रूप से फल देते हैं। पूर्वाषाढ़ा का वेद है आश्लेषा से। आश्लेषा में यदि कोई प्लैनेट है तो ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बाधा डालेगा आज के दिन चंद्रमा के कारकत्व में, आपके मनस्थिति के कारकत्व में। तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, मेरिट का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिस चंद्रमा हो यदि तो 27 साल से 31 साल के बीच में जीवन में रिश्तों में बहुत भूचाल आता है, जो जातक के अपने ही पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का रिजल्ट होता है। उसके बाद जीवन धीरे धीरे 35 के बाद स्टेबल हो जाता है। उत्तराषाढ़ा में जन्मे लोग बहुत ही वीर होते हैं और मेरिटोरियस कार्य करते हैं जीवन में। योगात रोग निवारणम योग है शिव योग। शिव योग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है। आप देखिए दोनों साथ साथ चल रहा है, योग और नक्षत्र दोनों ही साथ साथ, मतलब धनु राशि में है, धनु में कोई बाधा भी नहीं है। इस प्रकार से देखा जाए तो अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुक्रवार के दिन सिद्धि योग बनाता है और पूर्वाषाढ़ा योग भी सिद्धि बनाता है, अर्थात अपने कर्मों में, पाप कर्मों में सुधार कार्य के लिए तो अच्छा दिन है, कोई सक्सेस पाने के लिए ये दिन सुटेबल नहीं है। अब मैंने आपसे बात की थी पहले कि जैसे नक्षत्रों का वेद, एक नक्षत्र में बैठा प्लैनेट दूसरे नक्षत्र में बैठे प्लैनेट किस नक्षत्र से वेद लगाता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये जो वेद होता है नक्षत्रों का वेद, वो होता है हम लोगों के कर्मों के, पाप कर्मों को समझने के लिए। कि जैसे मंगल मान लीजिए अश्वनी से वेद अगर लगा रहे हैं तो आप समझिए कि कोई भी हीलिंग रिलेटेड मंगल ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ग्रहों के वेद को भी आप समझ लीजिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कोई ग्रह ये गोचर देखने के लिए बेसिकली यूज होता है और ये आपको जानना बहुत जरूरी है मेजर एस्ट्रो के व्यूअर्स के लिए। जैसे मान लीजिए सूर्य का शुभ भाव कौन कौन सा है, इसमें आपको कुंडली का अपना भाव मालूम होना जरूरी है, लग्न मालूम होना जरूरी है। अगर लग्न नहीं मालूम है आपको तो अपने नाम राशि का लग्न बना लीजिए। ये मैं पहले की वीडियोस बता चुका हूँ और आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि किस नाम से कौन सा लग्न होता है, राशि होती है। तो जो राशि होती है वो लग्न बना लीजिए, या आपका जो लग्न है वो लग्न समझ लीजिए। अब अगर मैं समझाऊं इसको आपको ऐसे, सूर्य के लिए, सूर्य यदि कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में जाते हैं जब, ये बहुत ही अच्छा फल देते हैं, ऐसा ज्योतिष के जो
बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है। मगर सबके इस भाव में जाने पे कभी आपकी कुंडली में देखेंगे मेरे तीसरे में गया तो मुझे कोई अच्छा फल नहीं मिला बल्कि खराब फल मिला। क्यों? क्योंकि इसी कुंडली में आपके किसी भाव में बैठा प्लैनेट उस पे वेद लगा रहा है। नक्षत्रों का वेद पाप कर्मों के लिए है, ग्रहों का वेद ग्रहों के कारकत्व के अनुसार होता है। वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है। अब जैसे पहले आप लिस्ट बना लीजिए, मैं आपको लिस्ट बोल देता हूँ, ये आप खुद से टाइप कीजिए, हालांकि ये अवेलेबल होगा इंटरनेट पे कहीं जगह पे, मगर आप खुद से बनाइए। पहले आप हर ग्रह का शुभ भाव का गोचर देखिए, मगर ये देखिएगा लग्न से ऑलवेज। अगर ग्रह किसी भाव में जाकर अच्छा फल दे रहा है तो वेद वाला प्लैनेट अच्छे फल को निरस्त करेगा, रोक देगा, या तो खराब कर देगा या जीरो कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर बहुत वेद लगाने वाला प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है तो नुकसान कर देगा, वो अच्छा फल बुरे में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये समझ लीजिएगा सूर्य और शनि एक दूसरे को वेद नहीं लगाते, पिता पुत्र हैं, और बुध और चंद्र एक दूसरे को वेद नहीं लगाते। इस वेद में सूर्य का कहीं वेद, मान लीजिए वेद में प्लैनेट शनि है तो कोई वेद नहीं है। बुध का प्लैनेट कहीं है, बुध पे वेद कहीं चंद्रमा का है तो कोई वेद नहीं है। तो आप सारे ग्रहों का वेद लिखिए। सूर्य का शुभ भाव है 3, 6, 10, 11। चंद्रमा के शुभ भाव हैं 1, 3, 6, 7, 10, 11। 1, 3, 6, 7, 10, 11 भाव में चंद्रमा होते हैं तो ये गोचर में अच्छा फल देते हैं। मंगल के शुभ भाव है 3, 6, 11। बुध के शुभ भाव है 2, 4, 6, 8, 10, 11। गुरु के हैं 2, 5, 7, 9, 11। शुक्र के हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12। आप सोचिए, जब मैं पढ़ता था मैं सोचता शुक्र जब इन सारे भावों में अच्छा फल देते हैं तो प्रॉब्लम क्यों होती है? वेद की वजह से होती है। फिर से नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 भावों में शुक्र अच्छा फल देते हैं। शनिदेव 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य मीन राशि में, सूर्य और मंगल साथ में है, तो सूर्य मंगल मीन राशि में है। मान लीजिए मकर लग्न का है कोई, सूर्य का तीसरे भाव में का नवम भाव से वेद होता है। नवम भाव में बैठा प्लैनेट सूर्य को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अगर वो मित्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल रहेगा, फिर भी अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगर शत्रु है तो कठिन फल देगा। तो वेद भाव तीसरे भाव के लिए, सूर्य के लिए सिर्फ जो शुभ भाव है उन्हीं का वेद है, अन्य भावों का वेद नहीं है। अशुभ भावों का अलग वेद है। अशुभ भावों का वेद लगेगा तो वो अशुभ फल अच्छा फल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो सूर्य के लिए अच्छे भाव हैं 3, 6, 10, 11। तो तीसरे भाव के लिए वेद है 9वां भाव, छठे भाव के लिए वेद है 12वां भाव, 10वें भाव के लिए वेद है 4था भाव, 11वें भाव के लिए वेद है 5वां भाव। अगर मान लीजिए सूर्य 11वें भाव में है और पंचम भाव में या तो जन्मस्थ कोई प्लेनेट है या गोचर में है तो ये शुभ फल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा का पहले भाव के लिए वेद है 5वें भाव से, तीसरे भाव का वेद है 9वें भाव से, छठे भाव का वेद है 12वें भाव से, 7वें भाव का वेद है दूसरे भाव से, 10वें भाव का वेद है चौथे भाव से, 11वें भाव का वेद है 5वें भाव से। इस प्रकार से वेद का चंद्रमा का निर्णय होता है। मंगल के लिए शुभ भाव कौन से हैं? तीसरा, छठा, 11वां। तो तीसरे भाव का वेद 12वें भाव से, छठे भाव का वेद 9वें भाव से, 11वें भाव का वेद 5वें भाव से लगेगा। बुध का 2, 4, 6, 8, 10, 11 तो दूसरे भाव का वेद 5वें भाव से, चौथे भाव का वेद तीसरे भाव से। कोई व्यूअर इसको लिख के डाल देगा ग्रुप में तो बड़ी कृपा होगी। छठे भाव का वेद 9वें भाव से, 8वें भाव का वेद 7वें भाव से, 10वें भाव का वेद 8वें भाव से, 11वें भाव का वेद 12वें भाव से। गुरुदेव के शुभ भाव कौन से हैं? 2, 5, 7, 9, 11। अब गुरु जैसे कर्क में है, मकर राशि वालों के कर्क के गुरु हैं। अगर तीसरे भाव में कोई प्लैनेट है तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसको रोकेगा, इसके अच्छे फलों में कमी करेगा। तो गुरुदेव का दूसरे भाव के लिए 12वें भाव से वेद है, 5वें भाव के लिए चौथा भाव वेद है, 7वें भाव के लिए तीसरा भाव वेद है, 9वें भाव के लिए 10वां है, 11वें भाव के लिए 8वां है। शुक्र के लिए शुभ भाव है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11। तो पहले भाव के लिए 8वां भाव वेद है, दूसरे के लिए 7वां, तीसरे के लिए पहला, चौथे के लिए 10वां, 5वें के लिए 9वां, 8वें के लिए 5वां, 9वें के लिए 11वां, 11वें के लिए तीसरा, 12वें के लिए छठा। शनिदेव के लिए तीसरा, छठा, 11वां। तो तीसरे भाव के लिए 12वां भाव वेद है, छठा भाव के लिए 9वां भाव वेद है, 11वें भाव के लिए 5वां भाव वेद है। अब देखिए, शनिदेव मीन राशि में है। अगर मीन राशि में शनिदेव है, सूर्य भी है और मंगल भी है, तो आप भाव देखिए। मान लीजिए तीसरा भाव है तो वो शनिदेव को तीसरे भाव के लिए 12वें भाव में कोई प्लेनेट है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। सूर्यदेव के लिए 9वें भाव वाला वेद ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मंगल के लिए भी 12वां भाव वाला ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसी से प्रेडिक्शन में अंतर आ जाता है। राहु केतु को सूर्य समझ लीजिए गोचर पद्धति में वेद समझने के लिए।
उसमें सूर्य के भावों को के फल को ले लीजिए, वही आपको रिजल्ट देंगे। सूर्य समझते हुए वेद का निर्णय कर लीजिए। इसको आप लिख लीजिए। अशुभ भाव के वेद अगर आप कहेंगे तो मैं कल बताऊंगा। घर से बाहर निकलने से पहले शुक्रवार है तो दही खा के निकलिए। थैंक यू।